जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं भू संसाधन और कृषि वाला जो अध्याय है। आज की क्लास अपनी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आज हम एक बहुत बड़े प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। हम उस बड़े प्रश्न की तरफ अग्रसर हों उससे पहले एक इम्पोर्टेंट तथ्य और है इस टॉपिक का, और वो है भी आज़ादी के बाद भारत में कृषि विकास है वो किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं भी आज़ादी के बाद भारत ने कृषि विकास के क्या उपाय किए, क्या नीतियां अपनाई। देखिएगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, लेकिन बंटवारे के साथ। बड़े दुखद वक्त की बात है ये। जब देश आज़ाद होता है तो देश का 1/3 जो सिंचित क्षेत्र था, जो भूमि थी, वो पाकिस्तान में चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भी आज़ाद भारत में जो सिंचित क्षेत्र है वो कम हो गया। और आज़ादी से पहले तो हम जो कृषि करते थे वो सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए करते थे, भी जितनी खाने के लिए जरूरत है सिर्फ उतनी ही करते थे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, आज़ादी के बाद देश के अंदर खाद्यान्न की समस्या हो गई, खाद्य संकट हमारे सामने उत्पन्न हो गया, खाने के लाले पड़ने शुरू हो गए। तब स्टार्ट में भारत सरकार ने क्या प्रयास किया, तो क्या नीति अपनाई वो देखिए। तो सरकार ने कहा व्यापारिक फसलों की जगह हम खाद्यान्न की जो फसलें हैं उनको ज्यादा उगाएंगे। दूसरा, कृषि गहनता को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। और तीसरा कार्य किया, जो कृषि योग्य व्यर्थ यानी बंजर भूमि थी और जो परती भूमि थी उसको कृषि भूमि में बदलना शुरू कीजिए। इन 3 उपायों को अपनाया गया। जब हमने स्टार्टिंग में इन 3 उपायों को अपनाया तो शुरू में उत्पादन भी बढ़ा, खुशी की बात थी भी, ठीक है खाद्यान्न है वो बढ़ रहा है, जो खाने की जो समस्या है कुछ दूर हो रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो उत्पादन है वो स्थिर हो गया, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। और ऊपर से एक बुरा वक्त और आ गया। 1962 और 1965 में हमने पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई लड़ी, और उसी दौरान 1965 से 1967 के मध्य हमारे देश में भयंकर अकाल और सूखा पड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ हमारे देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। हमें दूसरे देशों से जो खाद्यान्न है, जो गेहूं है, चावल है, वो आयात करने पड़े। और दूसरे देशों से जब हमने ये खाद्यान्न आयात किया उसमें सबसे ज्यादा हमारी मदद की अमेरिका ने। अब देखिए अमेरिका आपको पता है एक पूंजीवादी देश है, वो बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करता। जैसे ही उसने भारत की मदद स्टार्ट की, उसने भारत के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया और उसने भारत को कहा भैया आप अपनी जो एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी है ना उसको चेंज कीजिए और हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए, वरना हम आपकी इतनी सहायता नहीं करेंगे। भारत की कुछ मजबूरियां भी थी और कुछ उन्हें उस टाइम यही दिख रहा था भी शायद अमेरिका जो कह रहा है वो सही है। तो अमेरिका की बातों का अनुसरण करना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ ही भारत सरकार ने 2 और कार्यक्रम चला रखे थे, एक IADP और एक IAAP। IADP ये गहन कृषि जिला कार्यक्रम था और ये गहन कृषि क्षेत्र प्रोग्राम था। इनको स्टार्ट कर रखा था। भी गहन कृषि है वो ज्यादा से ज्यादा हम जमीन के ऊपर प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाएं, ये चला रखा था। जैसे ही अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया तो हमने उनकी बात है वो मानी और हम हमारे देश में लेकर आए हरित क्रांति। कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति लेकर आए, इसलिए हमने इसको हरित क्रांति कहा। क्रांति शब्द का मतलब होता है कम समय में कोई जो सकारात्मक चेंज हम ला देते हैं उसको क्रांति कहा जाता है। तो हरित क्रांति, अगर आपसे कोई ये पूछ ले भी हरित क्रांति किसे कहा जाता है, तो देखिएगा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जो नई कृषि नीति थी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की नई कृषि नीति जो भारत ने अपनाई उसी को कहा जाता है हरित क्रांति। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश आया था उस टाइम इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत हमने क्या किया, हम मेक्सिको से गेहूं के अच्छी अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्में हैं वो लेकर आए और फिलीपींस से हम
चावल लेकर आए। तो गेहूं के उन्नत किस्म के बीज हम मैक्सिको से लेकर आए और चावल की उन्नत किस्मों के अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्मों के जो बीज है वो हम फिलीपींस से लेकर आए। एक काम तो हमने ये किया और साथ में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड और कृषि यंत्र है, इनको भी हमने अपनाया और सरकार ने साथ में ही कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी प्रोत्साहन दिया इस हरित क्रांति के माध्यम से। और इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक फैसला और किया। पहले तो क्या करता था भारत सरकार, ये करती थी कि जहां कहीं भी किसान पिछड़ा हुआ है उनकी मदद करता था और कोशिश की जाती थी भी वो अपना उत्पादन बढ़ाए। जब हरित क्रांति लेकर आए तो सरकार ने ये सोचा भाई हमें पहले वहां पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां पर सिंचाई की सुविधा है। तो भारत सरकार ने सिंचाई वाले जो क्षेत्र थे जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, वहां पर इन गेहूं और चावल की उन्नत किस्मों की बिजाई करवाई और फायदा क्या मिला, जैसा सरकार ने सोचा था प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन है वो बढ़ा। यही तो हम चाहते थे भी खाद्यान्न के अंदर उत्पादन बढ़े। लेकिन एक चीज तो यहां आपको दिख रही होगी भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यह हरित क्रांति बहुत कामयाब हुई उस टाइम। इसका मतलब देश के अंदर प्रादेशिक असंतुलन उत्पन्न हो गया, यानी पूरे देश को इस हरित क्रांति का लाभ है वो स्टार्टिंग के अंदर नहीं मिल पाया। लेकिन धीरे धीरे बाद में सरकार ने प्रयास किया तो मध्य भारत, पूर्व भारत, वहां पर भी ये क्रांति है वो काफी कामयाब है, वो होती है। और इसके बाद सरकार ने और भी प्रयास किए, मैं बताना चाहूंगा वो है कि 1980 के दशक में भारत का जो योजना आयोग है उसने वर्षा आधारित क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दिया और उसके बाद 1988 में कृषि विकास के अंतर्गत प्रादेशिक जो संतुलन है उसको लाने के लिए कृषि जलवायु नियोजन है उसको भी प्रारंभ किया। तो यानी स्टार्टिंग में तो कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत लाभ हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने प्रयास किया तो हम और एरिया के अंदर भी इस क्रांति को लाने में हम कामयाब हो पाए। तो ये इस तरीके से हमने आज़ादी के बाद भारत के अंदर जो खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने जो आत्मनिर्भरता है वो प्राप्त की। अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है 2 नंबर के प्रश्नों में कि कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास है वो भारत में किस प्रकार से हुआ। वैसे देखें तो ये कोई अलग से पॉइंट नहीं है, वो इसी हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। हम हरित क्रांति लाए अर्थात खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने गेहूं और चावल की उन्नत किस्मों को बोया जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। ये हमारी पहली उपलब्धि थी खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत। दूसरा, हमने क्या प्रौद्योगिकी के विकास की बात करें तो हमने उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और सिंचाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। सिंचित क्षेत्रों में ही हम इस गेहूं और चावल की प्रोडक्शन को हमने बढ़वाया। तो इसका मतलब हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर आए। टेक्नोलॉजी का मतलब यही हो गया फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र और सिंचाई के नए नए तरीके हमने इजाद किए। अब इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन एक समस्या भी आई। समस्या क्या आई, हमने उर्वरक और फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड है उनका खूब इस्तेमाल करने लगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भी जो उत्तरी राजस्थान है उन क्षेत्रों में इनकी जो खपत है वो बहुत बढ़ गई। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स तो 15 गुना ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया। और पेस्टिसाइड की अगर बात करूं, क्योंकि ये जो गेहूं और चावल की हम जो किस्में लेकर आए थे, जो वैरायटी हम लेकर आए थे, इनमें बीमारियां बहुत लगती थी, यानी ये कीट प्रतिरोधकता इनमें बहुत कम थी। तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड छिड़कना था। तो पेस्टिसाइड का जो खपत है वो भी भारत के अंदर बढ़ गई। तभी तो आपने सुना होगा कैंसर की बीमारी है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत बहुत बड़ी है। उसका बहुत बड़ा रोल ये उर्वरक और कीटनाशकी है। तो हमने प्रौद्योगिकी अपनाई, बहुत कुछ अच्छा किया। तो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ अच्छा करती है तो कुछ समस्याएं हैं वो भी लेकर आती है। तो अगर आपसे एग्जाम में कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के विकास की अगर बात पूछ ले तो आपको ये लिखना है कि चावल और गेहूं के अंदर हमने प्रोडक्शन है वो बढ़ाया,
सिंचित क्षेत्रों में भी हमने प्रोडक्शन बढ़ाया और उसके लिए हमने उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र है इनका इस्तेमाल किया और उर्वरकों की खपत है वो बढ़ गई इससे। और उन्नत बीजों की जो किस्में होती है उनमें कीट प्रतिरोधकता कम होती है, यानी बीमारी उनको ज़्यादा लगती है, तो इसलिए कीटनाशकों की खपत है वो भी बढ़ गई। तो ये बातें आपको इस पॉइंट के अंतर्गत लिखनी होती है। तो ये तो हुआ विकास की बात। लगे हाथ कुछ दो छोटे छोटे बिंदु और हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। एक टॉपिक है, 1 या 2 नंबर में टिप्पणी के रूप में पूछे जा सकते हैं, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसको नमसा कहा जाता है, NMSA फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका क्या उद्देश्य रहा तो देखिएगा, कृषि को अधिक विशिष्ट यानी विशेष, स्थायी और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशेष की कृषि प्रणालियों यानी एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही सतत कृषि के राष्ट्रीय मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। गौर कीजिए, कोई बहुत जटिल बात नहीं है। यह कह रहा है कि कृषि को अधिक विशिष्ट यानी किसी विशेष क्षेत्र के लिए, और आप चाहते हो वहां पर वो परमानेंट हो और वहां की जलवायु के अनुकूल हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए वहां की जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसी को बढ़ावा देना चाहिए। किसी स्थान विशेष के लिए जो फसल ज्यादा हो सकती है हमें उसी को बढ़ावा देना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा। जो जिस इलाके में जो चीज हो सकती है उसको वहां होने में बढ़ावा मिलेगा। ये इस राष्ट्रीय मिशन का प्रमुख उद्देश्य रहा। उसके बाद एक छोटा सा और है, भारत का किसान पोर्टल, आप सर्च भी कर सकते हो, किसान पोर्टल पर जाओगे तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है किसान पोर्टल, इसका मतलब कृषि संबंधी सभी जानकारियां यहां पर किसानों के लिए उपलब्ध रहती है। तो किसानों के लिए कृषि संबंधी सभी जानकारियां देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल बनाया, किसान पोर्टल बनाया। इसमें किसानों के लिए बीमा, कृषि के भंडारण, बीजों की जानकारी, कीटनाशकों की जानकारी, कृषि मशीनरी की संपूर्ण जानकारी है वो किसानों को इस पोर्टल के ऊपर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये एक छोटी सी बात थी। और अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट, मैं कहूं भी 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, और वो है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। अगर आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो इसको आप उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं भारतीय कृषि की समस्याओं पर। तो चलिए समझते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। जो मेन समस्याएं हैं पहले एक एक करके हम उनको समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा बोर्ड परीक्षा में ये बड़े प्रश्न के रूप में 100% परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो समस्याएं हैं ये किसी राज्य विशेष की भी हो सकती हैं और बहुत सी समस्याएं हैं वो संपूर्ण भारत की है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनियमित मानसून पर निर्भरता। अनियमित मानसून पर निर्भरता, मानसून शब्द आ गया तो बारिश दिमाग में आ जानी चाहिए। आप सब बच्चों को पता है भी भारत के अंदर 1/3 भाग पर ही सिंचाई होती है, बाकी जो 2/3 भाग है वो तो वर्षा पर डिपेंड है, बारिश पर डिपेंड है। बारिश मतलब भारत में कौन सा मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अगर अरब सागरीय शाखा की बात कर लेते हैं तो वो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है, जिससे राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है। ये भी एक समस्या है जिससे वहां पर अक्सर सूखे की संभावना है वो बनी रहती है। दूसरी बात करें वो इलाका जैसे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, तो वो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो जिन राज्यों में अधिक बारिश करता है वो भी गड़बड़ कर देता है। कई बार तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जिससे बिहार, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। वहीं कई बार इतनी कम बारिश होती है भी वहां पर भी सूखे की समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार ये सूखा और जो बाढ़ आ जाना ये भारतीय कृषि के जुड़वा संकट है वो बने हुए हैं। तो ये तो हुई पहली समस्या। अब बात करें दूसरी समस्या भारतीय कृषि की,
वो है निम्न उत्पादकता, यानी प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, जापान, अगर उनके साथ अपने भारत का कंपैरिजन करें तो भारत में प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो फसलों का वो बहुत ही कम होता है। और जो शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई की जो कमी है, बारिश की जो कमी है, उसकी वजह से प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम होता है। तीसरी समस्या पर बात करें तो वो है वित्तीय संसाधनों की बाधा और ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधनों की बाधा और ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता का मतलब होता है कर्जा लेना। देखिएगा, जो भारत के जो किसान हैं वो बहुत ही छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जिनके पास खेती करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा उपलब्ध नहीं है। ये नहीं है भी वो खेती के ऊपर, अच्छे बीजों के ऊपर, उर्वरक, पेस्टिसाइड, उनके लिए बहुत ज्यादा वो खर्चा कर सके। अब खेती तो करनी है तो फिर वो क्या करेंगे, वो सेठ साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेते हैं, जिसको हम ऋण कहते हैं। अब फसल उतनी होती नहीं, खेती उसके पास वैसे ही कम है, तो वो उस ऋण को, उस कर्जे को चुका नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद बात करें चौथी समस्या, भूमि सुधारों में कमी। बहुत अच्छा पॉइंट है, भूमि सुधारों में कमी। देखिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ तो भूमि सुधार के लिए सरकार ने कई प्रयास किए, जैसे जमींदारी प्रथा का अंत किया, और जो जमींदार, जो बड़ा किसान खुद खेती नहीं करता था, खेती किसी को बटाई के ऊपर देता था, चौथे हिस्से, पांचवें हिस्से या आध पर जो देता था, उनसे जमीनें हैं वो छीन ली गई सरकार द्वारा। और इसके साथ साथ भूमि सुधार के माध्यम से हर किसान की, जमींदार की एक लिमिट तय कर दी, एक कानून बना दिया, भी इतनी ही जमीन है वो रख सकता है। इस प्रकार से भूमि सुधार के आजादी के बाद कई प्रयास हुए, लेकिन समस्या क्या आई? समस्या आई राजनीति की। भी कानून तो बना दिए, सिस्टम तो बना दिया, कार्यक्रम तो बना दिया, लेकिन सही ढंग से वो लागू नहीं हो पाया। इस राजनीतिक शक्ति की कमी है वो यहां पर देखी गई। तो भूमि सुधारों में हम ये कह सकते हैं भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाई। उसके बाद अगला जो कमी वाला पॉइंट है समस्या का, वो है छोटे खेत और विखंडित जोत। गौर से समझिएगा, छोटे खेत और विखंडित। देखिएगा, भारत के अंदर 60% जो किसान हैं वो, उनके पास जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर भूमि से भी कम है। 60% किसान सीमांत है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, और उनमें से भी 40% जो किसान हैं उनके पास तो आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और ऊपर से जनसंख्या परिवार की बढ़ती जा रही है, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन है उसका विभाजन होता जा रहा है। जमीन किसान के पास और छोटी होती जा रही है। खेत जोतने का, जहां पर वो खेती करता है, उस जोत का आकार है वो छोटा होता जा रहा है, और जो छोटा विखंडित जो खेत है उसका वो ज्यादा लाभकारी किसान के लिए नहीं है। तो यानी एक तरीके से हमें पुनः चकबंदी करने की आवश्यकता है। भी बार बार है वो जनसंख्या बढ़ने से, परिवार के बढ़ने से जमीन है वो कम होती जा रही है। तो थोड़ी थोड़ी जगह पर, अब कई जगह तो क्या हाल है, ढाणी बनाकर बैठे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली समस्या की बात करें तो वो है वाणिज्यीकरण का अभाव। वाणिज्यीकरण यानी व्यापारिक खेती का अभाव है। अरे भाई, किसान व्यापारिक खेती करे तो करे कैसे? उसके पास तो पहले ही जमीन है वो बहुत थोड़ी है। जब थोड़ी जमीन है तो वो कहां गन्ने की खेती कर लेगा? जमीन ही थोड़ी है। अब गन्ने से तो पेट भरने से रहा पूरे साल भर, तो किसान क्या करेगा? जो छोटा किसान है वो अपने खेत में जो डेली लाइफ के लिए जो चीज चाहिए, यानी खाद्यान्न फसल का ही जो बुआई है वो करेगा। वो कहां व्यापारिक वाणिज्यिक फसल है उसका प्रोडक्शन ले पाएगा? जिसके पास थोड़ी सी जमीन, आप उसको कह दो बाग लगा ले, कहां से लगा लेगा बाग? क्या करेगा बाग लगा के? तो वाणिज्यीकरण, व्यापारिक कृषि का अभाव है। आप समझ सकते हो अभाव की वजह क्या है। वजह यही है भी किसानों के पास
जो खेती योग्य भूमि है वो बहुत ही कम है। वो अलग बात है भी जहां सिंचाई योग्य अच्छी भूमि है जिन लोगों के पास, वहां जरूर वो वाणिज्यिक कृषि है वो कर रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं, या जो भी व्यापारिक लाभ की खेती है वो करते हैं। अगली कमी की बात करें तो वो है व्यापक अल्प रोजगारी। शब्द पर गौर कीजिए, अल्प रोजगारी। अल्प रोजगारी का मतलब हुआ बेरोजगारी, इसका मतलब व्यापक बेरोजगारी है। अब खेती में आपको पता है जो कार्य किया जाता है या जो खेती पर जो मजदूर काम करते हैं, पूरे साल भर तो काम की जरूरत नहीं होती खेत के अंदर, लगभग 4-5 महीने ही ऐसे होते हैं पूरे वर्ष भर के अंदर जहां खेत में काम ज्यादा होता है। तो बाकी जो मजदूर हैं, कृषि पर डिपेंड रहने वाले लोग हैं, जिनका जीवन यापन ही कृषि पर होता है, कृषि जो खेतों पर काम करके काम चलाते हैं, उनका क्या होगा फिर? तब उनको कहा जाता है भी हमारे देश के अंदर मौसमी बेरोजगारी ज्यादा है। मौसमी बेरोजगारी 4 से 8 महीने तक तो ये इसी के अंदर फंसे हुए रह जाते हैं, क्योंकि कृषि के लिए हमें साल भर जो मजदूरों की आवश्यकता है वो नहीं रहती। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अंतिम समस्या पर बात करते हैं, वो है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण यानी उपजाऊपन कम होता जा रहा है कृषि योग्य भूमि का। अब हमें यह समझना है भी ये कैसे हो रहा है। सिंचाई और कृषि विकास की जो हमारी दोषपूर्ण नीतियां हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। मृदा यानी मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। किसान के पास जमीन कृषि योग्य भूमि है वो थोड़ी है तो वो उसे खाली नहीं छोड़ेगा, यानी प्रति भूमि नहीं छोड़ेगा। आपको पता है प्रति भूमि छोड़ने से उस जमीन का जो उपजाऊपन है वो प्राकृतिक रूप से बढ़ जाता है, जो पूर्व में हमारे जो बुजुर्ग है वो करते थे। लेकिन अब हम कृषि योग्य भूमि हमारे पास कम है तो हम प्रति भूमि के रूप में नहीं छोड़ेंगे। और जहां कहीं बारिश अधिक आती है वहां जलाक्रांत की समस्या आ जाती है, बाढ़ की समस्या है वो आ जाती है, उस वजह से भी समस्या हो रही है। मृदा अपरदन के कारण समस्या हो रही है। भूमि के अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड जो फर्टिलाइजर्स है उनके उपयोग करने से भी उत्पादकता है वो कम हो रही है। भूमि ज्यादा लवणीय होती जा रही है, वायु अपर्दन हो रहा है, मृदा अपर्दन हो रहा है, जिससे हमारी कृषि योग्य भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है, यानी उसका उपजाऊपन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये हमारे भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं। अनियमित मानसून पर निर्भरता, यानी हमेशा एक जैसी बारिश है वो नहीं होती, जिन इलाकों में होती है वहां पर भी कभी ज्यादा कभी कम होती है, ये एक समस्या। प्रोडक्शन है वो भारत का बहुत कम है। वित्तीय संसाधनों की बात है, किसान है वो बहुत गरीब है, इसलिए साहूकारों से ब्याज ले लेता है और खेती फसल अच्छी नहीं होती तो उस ब्याज से, उस कर्जे से उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। भूमि सुधार के कानून बने लेकिन नेताओं की, सरकार की बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण ये भी सही तरीके से लागू नहीं हो पाई। छोटे खेत विखंडित जोत की बात करें तो जनसंख्या बढ़ रही है, जमीन का जब बंटवारा किया जाता है परिवारों में तो खेत छोटे होते जा रहे हैं। आज ये हो गया 2-2, 3-3 बीघा पर एक परिवार आ गया है, तो सोचिए अगर उसके आगे 2 बच्चे हैं तो क्या कर लेगा वो, 2 ढाणी मुश्किल से बन पाएगी उसके अंतर्गत। और जब जमीन कम है तो वहां पर वो व्यापारिक फसलों का प्रोडक्शन नहीं ले सकता। और खेत के अंदर हमेशा जो लोगों के काम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मौसमी बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, हम पेस्टिसाइड, उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, उससे जमीन हमारी खराब होती जा रही है। हम प्रति भूमि नहीं छोड़ पा रहे हैं, जमीन को एक फसल लेकर फिर खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि परिवार का दबाव इतना है, खाली छोड़ दिया तो इस कर्जे से कहां मुक्त हो पाएंगे। तो ये भी उसकी वजह से हमारी जमीन का उपजाऊपन कम हो रहा है। उपजाऊपन कम होता है तो हम यूरिया, डीएपी की खूब उसके अंदर जो मात्रा है वो और बढ़ा देते हैं और उसके गिफ्ट में हमें ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हैं वो हमें मिल रही है। तो ये हमारे भारतीय कृषि की बहुत ही प्रमुख समस्याएं हैं। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, पॉइंट याद रखें इनके अंदर क्या लिखना है। जरूरी नहीं हम किताबी बात लिखें,
आपको मैंने समझाने की कोशिश की, आपको जो बातें समझ में आई आप अपने हिसाब से भी इनके अंदर का वर्णन 2-2 लाइनों के अंदर आप लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। ये जरूरी नहीं होता बोर्ड के अंदर या कहीं भी हम किताबी बात लिखेंगे तब हमें मार्क्स मिलेंगे, नहीं। जो बात हमसे पूछी जा रही है उसका अर्थ युक्त बात हमें लिखनी है, आपको नंबर मिलेंगे, बशर्ते उस चीज से जुड़ी हुई बात हो, भले ही वो किताब के अंदर नहीं लिखी हुई हो। तो अब आप आगे क्या देखेंगे, ये जो 8 पॉइंट है उनकी विस्तृत व्याख्या है वो इसी वीडियो के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो। अगर उतारना चाहो तो उन्हें नोट्स फॉर्म के अंदर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। मेन मेरा यही था भी पहले इन 8 पॉइंटों का मतलब आपको समझ में आए। जब मतलब आपको समझ में आएगा तो किताबी भाषाएं है वो ज़्यादा रटनी नहीं पड़ेगी, या यूं कह दूं भी जो किताबी भाषा है वो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी और आप उसको अपनी भाषा में अच्छे से लिख पाएंगे। यही तो हम शिक्षक का काम है भी, हम किसी बात को सरल तरीके से आपको समझा दें, वो आपको समझ में आ जाए और उसके अनुसार आप हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो जाए। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हो तो यही हमारी जीत है और यही हम चाहेंगे, हम जीतना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जीत आपकी जीत है। इसी तरीके से बने रहिएगा, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।